चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं बालाघाट का। बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है विकास के साथ बालाघाट। और वर्तमान के समय के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए, यहाँ की व्यवस्थाओं का दोहन करते हुए जितना बेहतर हो सकता था बालाघाट को करने का प्रयास किया। यदि आज हम बालाघाट की बात करें, किसी भी जिले को आगे बढ़ाने, किसी भी गांव समाज को आगे बढ़ाने, सबसे बड़ी यदि कोई जरूरत है तो वो जरूरत है शिक्षा की। और याद आज यदि हम बालाघाट और एक तरफ शिक्षा के रूप में यदि बालाघाट को देखें तो मुझे इस बात का गर्व होता है और मुझे इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के टॉप 10 जिले में यदि एजुकेशन की दृष्टि से हम देखें तो अपना बालाघाट जिला भी उस टॉप 10 जिलों में आता है। बालाघाट को पिछड़ा जिला कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब हम प्रदेश के दूसरे बड़े जिलों को जब नजर डालते हैं तो बरगद के पेड़ से बबूल के पेड़ की तुलना नहीं की जा सकती। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम बालाघाट की तुलना एकदम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर से कर देंगे तो मुझे लगता है कि शायद अन्याय होगा। लेकिन पिछड़ापन का दाग झेलते हुए भी इस बालाघाट जिले ने, हमारे बालाघाट के नौजवान युवा साथियों ने, चाहे बेटे हो, बेटियां हो, बहन भाई जो भी हैं, सब ने शिक्षा के रूप में बड़ी क्रांति की। आज मैं आदरणीय शरद जी को भी बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में यदि स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं कि सर्वाधिक एम्प्लॉइज यदि कहीं है स्टाफ नर्स के रूप में तो हमारे अपने बालाघाट जिले के हैं। एजुकेशन की दृष्टि में यदि टीचर्स की हम बात करें तो सर्वाधिक शिक्षक यदि किसी जिले में है मध्य प्रदेश में तो हमारे अपने बालाघाट जिले में है। आज आप प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, जब हम किसी ब्लॉक में जाएंगे तो वहां कोई ना कोई टीचर हमको अपने बालाघाट जिले के किसी ना किसी छोटे और बड़े गांव का मिलेगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। कलेक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले जब चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि आप महिलाओं का सम्मान, वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों मंच में इस बात के लिए बालाघाट की जनता का धन्यवाद किया है और बालाघाट की बड़े बड़े मंचों पे भी उन्होंने प्रशंसा किया है कि यहाँ पर आज भी 1000 के अनुपात में 1024 बेटियां आज भी हमारे अपने इस बालाघाट जिले में। ये हमारे अपने बालाघाट के लिए गौरव की बात है, हमारे अपने बालाघाट के लिए गर्व की बात है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, आज एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट हमारे अपने बालाघाट जिले के मलाजखंड जैसे एक बहुत छोटी सी जगह पर है और वहां से धीरे धीरे आज वहां हमारे अपने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंडस्ट्रियल साइड से यदि हम देखें, मैं मानता हूं प्रयास बहुत हुआ है, जनप्रतिनिधियों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अभी भी इंडस्ट्रियल साइड से बालाघाट जिले में कमियां हैं। लेकिन इसके लिए हमारे अपने चाहे शासन की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, सब लोग लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक बैठक बालाघाट के इंडस्ट्रियल को लेकर, इंडस्ट्रीज के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल लोग, उद्योगपति लोग हैं, सबके साथ बैठ के हम कि कैसे बालाघाट में नए उद्योगों के आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, इस दिशा में एक परिकल्पना हुई और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो बहुत मूर्त रूप यहाँ पर हमारे अपने बालाघाट की। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब सभी राजनीतिक दलों के लोग एक साथ बैठते हैं, विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जब हमने अपने अतिथियों को अप्रोच किया तो उस समय ये आशंका थी कि या कोई टीवी डिबेट का जो शोर शराबा आप देखते हैं वो होगा, कोई कोलाहल होगा, लेकिन हमने आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा और बिल्कुल वैसी ही शुरुआत हुई और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। श्री मधु भगत जी हमारे साथ हैं, आप विधायक रहे हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते आप क्या संकल्पना रखते हैं? आप राजनीति में हैं, जनसेवा में हैं, आप क्या सोचते हैं किन बातों पर काम किया जाना चाहिए? आप एक ऐसे क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत पिछड़ा माना जाता है, परसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं। जनप्रतिनिधि के नाते आपने क्या किया? भविष्य में क्या आप सोच रखते हैं? राजनीति में किस तरह से काम करना चाहिए? आप युवा चेहरा हैं अपनी पार्टी की राजनीति का भी और जिले की राजनीति का भी। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? सबसे पहले तो मैं शरद द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बंसल ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बालाघाट के विकास के साथ आपने ये प्रोग्राम करके एक पहल जो चालू की है, निश्चित तौर पे ये पहल कंटिन्यू बनेगी और बालाघाट के लिए कई सौगातें सामने खड़ी होंगी हम सभी के प्रयासों से। जैसा कि आपके प्रश्न कम से कम उसमें 8-10 हैं जो आपने सवाल मुझे किया है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि वो जवाब थोड़े संक्षिप्त हो जाएं बस। हाँ,
अगर मुझसे आप एक एक प्रश्न करते तो निश्चित तौर पे मैं बहुत खोल के उसका जवाब देता। ये बिल्कुल प्रथम दृष्टिकोण से और बालाघाट ज़िला का एक एक मेरे माननीय, मेरे यहाँ के सभी लोग जानते हैं, प्यारे भाई लोग, कि मैं जन सेवा की दृष्टि को लेते हुए राजनीति में प्रवेश किया हूँ। हम भारतीय लोग हैं, हमारा हृदय बड़ा कोमल है। हम दुख देख नहीं सकते और दुख देने वाले को हम कोस भी नहीं सकते। कोशिश हमारी ये रहती है इस बालाघाट जिले के लिए कि बालाघाट शिखर पे जाए। शहर बड़ा हो या छोटा हो, शहर विकास की ओर जब जाएगा जब आपकी नैतिक जिम्मेदारी, प्रतिनिधित्व और आपके विजन स्पष्ट होंगे। किसी भी विकास की नींव विजन से स्पष्ट होती है। आपके विजन में अगर शहर के लिए अगर कुछ सड़कों के निर्माण नियत है, आपके इंडस्ट्री के लिए पॉइंट नियत हैं, आपके एजुकेशन के लिए पॉइंट नियुक्त हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए पॉइंट नियुक्त है, तो निश्चित तौर पे उस शहर का विकास तभी से शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि बालाघाट जिले के अंदर बहुत सारी, ये मुझे 5 साल का अवसर मिला और जिस वक्त मैं परसवाड़ा विधानसभा का विधायक बना, निश्चित तौर पे मैंने प्रयास किए, मैंने कोशिशें की। चूंकि ये डिबेट नहीं है और राजनीतिक वाद विवाद यहाँ पे नहीं है, बालाघाट के विकास के साथ हम सभी राजनीतिक दल की बात है। मैंने निरंतर अपने विपक्ष को भी साथ में लेकर के चलने की बात हमेशा से इस जिले के लिए रखी है और मैंने कभी भी अपने काम में कोताही नहीं बरती। चूंकि परसवाड़ा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और एक संरचना के हिसाब से बालाघाट का जो डायमेंशन है वो 140 किलोमीटर का है। अगर आपको उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, पश्चिम जाना है तो आपको 40 मिनट का दौर लगता है। हमने फिर भी संभालने की कोशिश की, लेकिन ये राजनीति है, हार जीत का अपना एक दौर चलता है, जिसमें हमने जो प्रयास किया, निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। वहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए जो सरकार से मदद हो सकती थी, चूँकि हम विपक्ष में थे और विपक्ष में होने के बाद भी हमने सतत प्रयास करके हमने बहुत विकास के कार्य अपने परसवाड़ा में किए। मैं बालाघाट को एक विजन के तौर पे लेके चला हूँ और मेरे पास 5 साल का समय बहुत पर्याप्त नहीं है कि 5 साल में मैं सब कुछ पलट दूंगा। मुझे तो याद आता है और मैं तो सिर्फ कल्पना करता हूँ और जिसका मैं अनुसरण करना चाहता हूँ वो माननीय कमलनाथ जी हैं, जो कैलकाटा से 35 साल पहले छिंदवाड़ा आए। जी। और छिंदवाड़ा आने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और छिंदवाड़ा भी बालाघाट की दृष्टिकोण से, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, अगर आप देखेंगे तो ये सब समकक्ष जिले हैं। लेकिन आज जब छिंदवाड़ा को हम देखते हैं तो हमको इंदौर की टक्कर देने का लगता है और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक रोल मॉडल हो जाता है। तो बालाघाट क्यों नहीं हुआ? मेरे लिए बालाघाट का विकास, बालाघाट के सभी दल के लोग, सबके साथ में, प्रशासन के साथ, सभी के साथ में विकास की बात करना चाहता हूँ कि बालाघाट को अगर हम सड़कों से भरमार कर दें, शिक्षा संस्थान में अगर हम ऐसी एजुकेशन लाए कि हमारे बच्चे जो आज, चूंकि देखिए बालाघाट है, बालाघाट हमारा एक खेती किसानी पे बहुत बड़ा, यहाँ की हमारी जनता निर्भर है, हमारे किसान भाई निर्भर है। कहीं ना कहीं पे किसान भाई का बच्चा एजुकेशन के लिए, अभी रमेश भटेरी जी ने बोला कि हमारे यहाँ पे टॉप 10 में बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए बच्चे हैं। जब बच्चे अगर टॉप 10 में हैं तो हमारी संस्थान बालाघाट में उतनी मजबूत क्यों नहीं है कि यहीं से वो IIT करें, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करें। जी मजबूत जी, निश्चित तौर पे हमें आज ये आपकी पहल के साथ हूं मैं, और मैं सभी दलों के नेता से मैं यही आग्रह करूंगा कि बालाघाट में स्पोर्ट्स भी अच्छा है, बालाघाट में शिक्षा भी अच्छी है, लेकिन बालाघाट आज उस गति से, उस दिशा में नहीं गया है जिस दिशा से आज हमारे हाथ में नेटवर्क ऑल वर्ल्ड डिजिटल के माध्यम से है। अब मैं अगले पैनलिस्ट से सवाल लेना चाहूंगा, श्री गौरव पारधी जी। अभी बात हुई छिंदवाड़ा की,
तो क्यों नहीं बात होनी चाहिए गोंदिया भंडारा की। एक तरफ कमलनाथ प्रतिनिधित्व करते रहे हैं छिंदवाड़ा का, दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल। लेकिन हम जब इन दोनों जिलों को देखते हैं तो विकास के पैरामीटर्स पर खुद से कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें और बेहतर तरीके से हमारी लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लीडरशिप हर तरीके से हो सकती है। आईटी में भी लीडर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स लीडर्स हो सकते हैं, हमारे सोसाइटी के लोग लीडर्स हो सकते हैं। हमारी लीडरशिप को किस तरह से ग्रूम होना पड़ेगा, किस तरह से अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा भविष्य की चुनौतियों के लिए। निशान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। शरद जी और बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देते हुए, बेसिकली अपन जो चर्चा कर रहे हैं और आपने जो विषय रखा है उसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो अंतर है छिंदवाड़ा, गोंदिया या बालाघाट में, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि विकास कैसे होता है। मेरी नज़र में विकास के 3 एम्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले मोटिवेशन, दूसरा मनी और तीसरा मैन पावर। मैन पावर के लिए एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि हम हैं, सारे फिगर्स हैं, अभी से नहीं 20 सालों से बालाघाट टॉप 5 में रहा है, लिटरेसी रेट्स में टॉप 5 में रहा है। फिर हम बात करें मनी की, तो उसमें मैं जो बात ध्यान में लाना चाहूँगा कि जब मैं सोचता हूँ बालाघाट क्यों पिछड़ गया, तो उसमें जो मेरे ध्यान में विषय आता है कि जब हम इंग्लिश ब्रिटिश रूल में जाएंगे तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बालाघाट उसी से अभी पीड़ित चल रहा है। हमारे पास अगर कैपिटल की कमी आ रही है इतने संसाधन होने के बाद भी, तो उसका मुझे जो समझ में आता है कि हमारे पास हमारा जो वेल्थ है, वो रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज पे इन्हीं लोगों का कब्जा है जो कि बाहर ले जा रहे हैं। दूसरा मोटिवेशन तो है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। मोटिवेशंस हमारी लीडरशिप में हमेशा से मोटिवेशन रहा है और प्रयास भी किया है। आज अगर हमारे पास कहने के लिए एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है, तो उसके विकास के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन अगर कहीं कमी दिख रही है तो अगर आप देखेंगे तो HCL की जितनी माइंस हैं हर जगह स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, लेकिन बालाघाट की एक ऐसी माइन है कॉपर की, जबकि हम सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, कि हमारे पास स्मेल्टिंग प्लांट नहीं है। तो लिमिटेशंस हैं, हमारी लीडरशिप की लिमिटेशंस हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज का ये जो विषय निकला है और ये बातें जब ऊपर तक जाएंगी, वो बात दूर तलब जाएगी, तो उस तरीके से लोगों के ध्यान में आएगा कि कहीं ना कहीं बालाघाट जो है किसी वजह से पिछड़ रहा है। और अगर हम तीनों एम पे काम करेंगे, मैन पावर तो हमारे पास है ही है, हम हाईएस्ट लिटरेट हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बालाघाट की पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। और उसके पीछे में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं मनी मैटर इसलिए आता है कि हम देखते हैं कि बालाघाट की इकोनॉमी में आज भी 45% जो है वो प्राइमरी सोर्सेज से आ रहा है। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो 30% दे रही है, 15% में 10% माइनिंग से हम ले रहे हैं। तो जब तक कोई जिला प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे नहीं जाएगा, तब तक वहाँ पे विकास नहीं हो सकता। चलिए, बिल्कुल। राजा सोनी जी, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आपने क्या सोचा है, आप कहाँ पर अपने ज़िले को, एक लंबी यात्रा ज़िले ने तय की है, और इस यात्रा में क्या हम छूट गए? हमने बहुत कुछ अचीव भी किया, हमने बहुत हासिल किया है, ऐसा नहीं है। आज जब हम पूरे ज़िले का दौरा करते हैं तो हम पाते हैं कि वो हासिल की गई चीज़ें हमें दिखती भी हैं, लेकिन और क्या बेहतर किया जा सकता है? हम कहाँ छूट गए और हमें अब किस तरफ फोकस करना है, इस पर संक्षिप्त में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बंसल न्यूज़ को। शरद जी का स्वागत करता हूँ पूरे बालाघाट जिले की जनता की ओर से। भाई निशान बिसेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शरद जी ने अपनी बात प्रारंभ की थी, तभी उन्होंने एक चीज़ कही थी कि 24 घंटे आए हुए नहीं हूँ मुझे बालाघाट में, लेकिन मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि बालाघाट में विकास की अपार संभावना है और काफ़ी कुछ बालाघाट जिले के अंदर में है। अगर हम बालाघाट जिले के विकास की बात करें, क्योंकि मैं यहीं पैदा हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जो अपार संभावनाएं बालाघाट जिले के
विकास को लेकर हम लोगों ने देखी थी या हम लोगों ने जो सोची थी, वह संभावनाएं हमारी पूरी नहीं हो पाई। काफ़ी समय हमें मिला इन चीज़ों को पूरा करने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम बालाघाट के विकास को लेकर पिछड़ गए, पीछे रह गए। आज हम बालाघाट जिले की बात करें, आज यहाँ पर खनिज संपदा की बात करें, वन संपदा की बात करें या अन्य रिसोर्सेज की बात करें, तो बालाघाट जिला अन्य जिलों से कहीं बहुत आगे है। अगर इन सब चीज़ों का सही मात्रा में दोहन किया जाता, सही तरीके से अगर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता, तो सचमुच बालाघाट जिला आज मध्य प्रदेश के बड़े जिलों के साथ में खड़ा होता। जैसे कि छिंदवाड़ा जिला बोलें या चाहे इंदौर बोलें, चाहे जबलपुर बोलें, चाहे भोपाल बोलें, लेकिन ये निश्चित था कि अगर इन चीज़ों का, इन रिसोर्सेज का सही दोहन किया जाता तो हमारा बालाघाट आज काफ़ी आगे निकल सकता था। काफ़ी पीड़ा होती है मुझे जब देखता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है जो बालाघाट, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के जो राइस मिल बंद होने की कगार पर हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है। आज हम जहाँ देखते हैं कि सर्वाधिक जो टाइल्स फैक्ट्रियाँ होती थी वो गुजरात राज्य में होती हैं, और उसके बाद अगर कहीं टाइल्स फैक्ट्रियाँ हैं तो हमारे बालाघाट जिले में, जहाँ पर मिट्टी के कवेलू बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो उद्योग भी संकट में है। काफ़ी टाइल्स फैक्ट्रियाँ आज बंद होने की कगार में है। नए उद्योगों की बात को तो हम छोड़ दें, लेकिन जो हमारे पुराने जो ये पारंपरिक उद्योग थे, ये भी आज बंद होने की कगार में है। ये काफ़ी पीड़ादायक हम सभी के लिए है। विकास के क्या मायने हम लोगों के लिए शायद हम भूल चुके हैं, और हमारी जिले की जनता भी भूल चुकी है। और शायद ऐसा लगता है कि शहर में अगर कोई नया पेट्रोल पंप भी खुलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे बालाघाट का विकास हो गया है। तो कहीं ना कहीं विकास के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं। हम सबको मिलकर इस बालाघाट के विकास के लिए सोचना होगा। हमारे जो संसाधन है उनका पूरा उपयोग हमें यहाँ पर करना होगा। हमारे जिले के जो उद्योग बंद होने की कगार में, उनको हमें बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। ये मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए बात कर रहा हूँ कि हम सबको बचाने के लिए इन चीज़ों का हमको सबको एक साथ आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। विशाल जी, आप युवा राजनेता हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या ब्लूप्रिंट चाहते हैं, आप भविष्य कैसा देखते हैं, और आपको क्या लगता है क्या हमारी जो कनेक्टिविटी है, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, इसका बेहतर फायदा उठाया जा सकता है? हालांकि हम राजधानी से काफ़ी दूर बसे हैं, लेकिन संसाधनों के मामले में हम काफ़ी मजबूत हैं। ये पूरा ज़िला मजबूत है, यहाँ के लोग बहुत सहज हैं, यहाँ की आबो हवा बहुत बेहतर है। किस तरह से ये तब्दील कन्वर्ट होना चाहिए पूरा डेवलपमेंट में? देखिए निशान जी, पहली बार तो बालाघाट के लिए बड़ा एक गौरवशाली दिन है आज की। बंसल न्यूज़ ने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग और अधिकारी वर्ग यहाँ पर अपनी बात रख पा रहा है। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बंसल न्यूज़ का बहुत धन्यवाद। देखिए, समृद्धि आएगी सोच से और संसाधन से। संसाधन है ये तो सबने बता के साबित कर दिया, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया। अब बात आती सोच की। तो जो व्यक्ति सत्ता में होता, सत्ता मतलब पावर है, जिसके पास कुछ करने के लिए क्षमता होती है, जिसके कहने के हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला काम करता है, एक्टिव रहता है, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग हो सकती है, हर किसी के विकास के मायने अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बालाघाट का पिछले सालों में विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, पर वो एक आज की अगर हम फास्ट लाइफ को देखें, बड़े शहरों से हम तुलना करें या जिससे भी हम कंपेयर करें, हमें लगता है कि हम कहीं कहीं पीछे हैं। जैसे कि हमारी रेलवे लाइन जबलपुर से जुड़ने में 2500 साल लग गए, आज भी हम 4 लेन से वंचित हैं, उसमें भी अभी शुरुआती दौर में वो आया है। और मेडिकल कॉलेज हमारे आते आते रह गया, निकल गया हमारे यहाँ से। शुगर फैक्ट्री हम खुलवाना चाह रहे थे, वो लंबे समय से, पर किसानों का साथ या जो भी संभावना परिस्थितियाँ बनी हुई नहीं खुल पाया। पूर्व वक्ताओं ने और भी बातें कही, हम धान उत्पादक हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या है कि हमको सोच में ये चीज़ लाना पड़ेगा कि जो संसाधन हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं, उसका अधिकांश मूल्य जो है, उसकी अधिकांश जो आर्थिक मतलब अवेलेबिलिटी, वो हमारे जिले के विकास के लिए हमें मिले। क्या होता है, पॉलिसी बनती है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे। फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, हर जगह अलग अलग सरकार काम कर रही है। जिले में जिला सरकार है, प्रदेश में प्रदेश सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, हर जगह अलग अलग तरीके से पॉलिसी तैयार हो जाती है। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि मेरा शुरुआती दौर है राजनीति में, मैं मजदूरों से जुड़ी राजनीति करता हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विजन है कि जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा कि जब मैं प्रशासन तक अपनी बात सही तरीके से रख पाऊँ या ऊपर रख पाऊँ, तो मैं उनसे पहले यह कहूँगा कि जो भी अधिकारी और जो भी राजनेता ऊपर बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, वो उन पॉलिसी को बनाते समय यह तय करें कि जिस जिले से, जिस स्थान से
उन संसाधनों को निकाल कर या उनसे लाभ लेकर सरकार तक अर्थ आ रहा है, उसका अधिकतर हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गौण खनिज होता है, हमारे यहाँ खनिज कॉपर है, एशिया की सबसे बड़ी माइंस, मॉइल है, मैग्नीज है, हमारे यहाँ रेत है, हमारे यहाँ डोलामाइट है, हमारे यहाँ खनिजों का अपार संसाधन है। प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब ने बताया कि वन संपदा प्रचुर मात्रा में, धान भरपूर होता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर इनसे जो आने वाला अर्थ सरकार प्राप्त करती है, उस अर्थ का बहुत ही कम परसेंट जो है पैसा हमारे बालाघाट जिले के विकास के लिए दिया जाता है। जिसका उदाहरण माननीय प्रशासन से आप पूछ सकते हैं, गौन खनिज में बहुत कम मात्रा में पैसा जमा रहता है, कितना विकास करेंगे, कैसे विकास करेंगे, अर्थ लाएंगे कहाँ से? बालाघाट को ऐसा डायनामिक एरिया तो है नहीं कि जहाँ पे स्पेशल नजर रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, जब इंदौर भोपाल की बात करते हैं कि भाई इसको डेवलप ही करना है भिड़ के, पर ये डेवलप तब होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि जो पावर में है, जो कुछ कर सकते हैं, वो यह तय कर ले कि हमारे जिले से जो भी चीजों का लाभ प्रदेश की या देश की जनता को मिल रहा है, उस लाभ का अधिकांश आर्थिक हिस्सा हमारे जिले के प्रशासन को दिया जाए ताकि हम उसका विकास कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरा सोचना है व्यक्तिगत, 2 मिनट में खत्म करूंगा। जैसे आज हम साथ में बैठे हैं यहाँ पे, पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय गौरीशंकर जी, माननीय रामकिशोर कावरे जी, माननीय प्रदीप भैया सरस्वार जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब और हम सभी युवा यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम ऐसे किसी एक जगह बैठकर तय करने लगे कि यार हमको बालाघाट का विकास करना है, भले ही मेरी राजनीतिक सोच जो भी होगी, भले ही माननीय गौरीशंकर जी की राजनीतिक सोच जो भी होगी, भाई गौरव भाई की जो भी होगी, रमेश जी की जो भी होगी, पर अगर हम वाकई इस तरीके से बैठकर अगर मंथन करने लगेंगे ना भविष्य में, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल 15 साल में बालाघाट प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है। समस्या यही आ जाती है, हम सब में एक मानव संस्कृति है, ईगो, विकास को लेकर समेकित सोच होनी चाहिए, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। मानव प्रकृति है, ईगो, हम मतलब मैंने किया, ये जनता को दिखना चाहिए। ठीक है, आप अगर है सत्तासीन पद पर हैं, बड़े हैं, तो दिखेगा आप ही का, पर अगर हमारी थोड़ी सोच आप ले लेंगे, हमारे थोड़े विचार आप ले लेंगे, तो हो सकता है आप जो ए करने वाले हैं उसमें A+ हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि आपसी सद्भाव बनाकर आपस में बैठकर, जैसे विधानसभा में सारे अलग अलग दल के विधायक बैठकर करते हैं, वैसे जिले में भी ऐसी बैठकें होने लग जाए, लोगों को बाइकआउट ना करके उनको इंटर किया जाए, उनको लाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल निश्चित विकास होगा, मेरा यह मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बेहतरीन बात आपने कही। श्री सुरजीत ठाकुर जी हमारे बीच हैं। सुरजीत जी, आप जनसेवा में हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की जन भावना क्या है, वो क्या मानते हैं कि हमारा जिला भी, बालाघाट जिला भी वक्त के साथ कदम ताल कर रहा है? क्या आप मानते हैं कि जो ये रेस है, तरक्की की जो ये दौड़ है, इसमें हम ठीक ठाक भाग रहे हैं या इसमें थोड़ी रफ्तार बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल निशान जी, बहुत सी बातें यहाँ आ गई हैं, जो बातें छूट गई हैं वही बात बोलूँगा। जैसा बंसल न्यूज़ के द्वारा इस कार्यक्रम का नाम दिया गया, विकास के साथ बालाघाट, निश्चित तौर पे विकास के साथ बालाघाट आगे बढ़ रहा है, इसके प्रमाण हैं। शायद वो शहरी क्षेत्रों में भी आपको बहुत देखने नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन आज से अगर 15 साल पहले आप जाएंगे, कुछ ही दिन पहले आपने एक समाचार देखा होगा, दुगलई क्षेत्र में कुछ दिन सिर्फ लाइट नहीं चालू हो पाई तो वहां के ग्रामीणों ने हल्ला किया। ऐसी समस्या सैकड़ों ग्रामों में होती, क्योंकि ये आदिवासी अंचल है, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, ये सब चीजें आज उस आदिवासी अंचल में पहुंचाया है। तो इन 15 वर्षों में उस सरकार ने पहुंचाया। जो विकास में वो आदिवासी, वो बैगा, जो सिर्फ बैगा जंगल तक सीमित हो जाते, आज उनको मुख्य धारा से जोड़ा गया, उन्हें नौकरी पेशा में लाया गया, तो निश्चित तौर पे विकास हुए हैं। मैं इसलिए दुगलई का उदाहरण दिया कि सिर्फ एक ग्राम की बात आई तो हाहाकार मच गया। उस समय की आप बात सोचिए, जब सैकड़ों की संख्या में ग्रामों में ना बिजली होती थी, ना सड़कें होती थी, बारिश में लोग इधर से उधर नहीं जा पाते थे, वहां पे सरकार ने समस्त संसाधन पहुंचाने का काम किया है। मैं आज भी गारंटी से बोल सकता हूं कि छिंदवाड़ा में आपको शहर में विकास दिख रहा होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो बालाघाट निश्चित तौर पे उससे आगे मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने छिंदवाड़ा को भी बहुत अंदर तक देखा है। और बात विकास की, देखिए यहाँ गौरीशंकर बिसेन जी, रामकिशोर कावरे जी बैठे हैं, इन्होंने मेरी जानकारी में अनेक बार उद्योगपतियों से चर्चा करी कि यहाँ पे उद्योग स्थापित हो। 2 समस्याएं मुख्य तौर पे सामने आती थी, जिसमें से एक हल हो गई है, वो भी हमारी मोदी सरकार ने ब्रॉडगेज काम जो रुका हुआ था उसे पूर्ण करा के अब वो समस्या हल हो गई। एक परिवहन की मूलभूत समस्या थी जो खत्म हो गई है, तो निश्चित तौर पे अब उद्योगपति आएंगे।
एक एसपी साहब ने बताया जैसे यहाँ नक्सली समस्या, आपको भी ये बात जानकारी है कि जब कोई यहाँ अधिकारी की बात होती, बालाघाट जाना है, तो वो थोड़ा सा डरते हैं, वो ये समझते हैं कि नक्सली जिला है, मैं कैसे जाके काम करूंगा। इसी तरह उद्योगपतियों के भी सामने हमारी सरकार ने सभी तरह के प्रयास करे हैं कि हम यहाँ पे वो वातावरण दे भी रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है जिसे मिटाने का प्रयास हमारा शासन, हमारा प्रशासन कर रहा है, और निश्चित तौर पे अब उद्योग भी यहाँ आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी संभावनाएं, जैसा वन पे और खनिज पे बहुत बात हो गई, मैं उस पर बहुत बात नहीं करूंगा। निश्चित तौर पे उन चीजों में बहुत संभावनाएं हैं, उसके लिए सरकार काम कर रही है और काम करने की जरूरत है। आपको बता दूं कि मलाजखंड कॉपर माइन में अभी 4 साल पहले जो 2500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चालू है अंडरग्राउंड माइनिंग का, वो हमारी केंद्र सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति देकर वो प्रोजेक्ट को चालू करवाया है। इसी तरह से अगर बात करेंगे खनिज के क्षेत्र में, तो एक फेरोमैग्नीज प्लांट प्राइवेट हमारे त्रिवेदी ग्रुप ने खोला है, जहां 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। तो अब उद्योगपति भी, हम बाहर से उद्योगपतियों को यहाँ लाना होगा, उन्हें एक माहौल बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है यहाँ पे। और सबसे बड़ी संभावना है पर्यटन की। जिस तरह से जनसंख्या के अनुपात में महिलाएं सबसे अधिक हैं बालाघाट जिले में, उसी तरह से भारतवर्ष में सबसे अधिक टाइगर बालाघाट जिले में है, जिसके लिए हम कान्हा नेशनल पार्क हमारा फेमस है। यहाँ पे हमें पर्यटन को विकसित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पर्यटन का शेप दे रहा है। हाँ, देखिए अभी पर्यटन मंत्री हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने राज्यसभा में एक बयान में कहा कि हमारे यहाँ से पर्यटक 2 करोड़ कुछ लाख पर्यटक हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, और हिंदुस्तान आने वाले पर्यटकों की संख्या आज से 3 साल पहले 1 करोड़ 30 लाख थी। लेकिन मोदी जी ने जब से लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया देशवासियों से कि आप अपने देश की ऐतिहासिक विरासतों को और प्राकृतिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जाकर घूमें, पर्यटन स्थलों को जाकर घूमें, तो वो संख्या में दुगना इजाफा होगा। उसी तरह आज बालाघाट जिले में जो सर्वाधिक टाइगर है, उसको हमें पूरे देश, दुनिया और हर जगह पहुंचाने की और बताने की जरूरत है, और यहाँ पे हमको भी वहां तक जाने की जरूरत है। मैं देखता हूँ बालाघाट के ही बहुत लोग वहां तक कभी नहीं जाते। फिर जिस तरह से बांस के फर्नीचर की बात आई थी, सबसे पहले तो हमारी सरकार ने प्रयास किया, उसे स्थापित किया है। गर्रा में एक सेंटर है जहां पे फर्नीचर बनाए जाते हैं, बैहर में एक सेंटर है जहां फर्नीचर बनाए जाते हैं। हमको सबसे पहले उपयोग करना चाहिए, और ऐसी अनेक संभावनाएं हैं जो निश्चित तौर पर, देखिए, जो विकास के मूल आधार होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, जिस पर निश्चित तौर पे मैं बोल सकता हूं हमारी सरकार ने भरपूर काम किया है। इसलिए बालाघाट का विकास नहीं हुआ, और एक विकास में नई कड़ी जुड़ी है। अभी अभी 3 रेलवे ओवरब्रिज मिले हैं, साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट में अब बालाघाट जिला हमारा जुड़ चुका है, जिसके लिए 4 लेन का काम भी चल रहा है, बहुत सा भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई चालू है। तो निश्चित तौर पे जब 4 लेन भी बालाघाट पहुंच जाएगी तो हमारे यहाँ आवागमन बढ़ेगा, तो उद्योगपति भी यहाँ आएंगे, और एक नए लोगों का जब आवागमन होगा तो निश्चित तौर पे उद्योगों की हर क्षेत्र में संभावना बढ़ेगी। और शिक्षा में निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अगर कोई जिला है तो वो बालाघाट है, ये पूरे गौरव से मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो भी दर्शक इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों चाहे छत्तीसगढ़ के, वो यकीन कर पा रहे होंगे या यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि बालाघाट जैसी जगह पर इतनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, मादा है, जज्बा है, और वो जाहिर भी होता है जब हम ऐसे लीडर्स से मिलते हैं जो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ संवाद के लिए शरद जी को आमंत्रित करूंगा, शरद द्विवेदी जी को, लेकिन उससे पहले एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उन तक माइक पहुंचाया जाए। आकाश जी, श्री दिवाकर सिंह जी यहाँ पर हैं जो कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। हम आग्रह करेंगे कि दिवाकर सिंह जी, ये नाम इसलिए भी खास है क्योंकि 2 दशक की उनकी यात्रा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जब उन्हें शुरुआत की थी, और आज वो महाकौशल में शिक्षा जगत का बहुत बड़ा नाम है। हम चाहते हैं कि दिवाकर सिंह जी आप बताएं, अपनी पूरी जर्नी बताएं,
आप लीडर हैं, आप उस क्षेत्र के लीडर हैं जहां पर आपने साबित किया कि अपनी सोच के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता है। आप भी रोल मॉडल हैं। मैं चाहूंगा कैमरा ऐसे मूव किया जाए दिवाकर सिंह जी की ओर। दिवाकर सर, प्लीज कम। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आपको बैठाना मुनासिब नहीं था, शायद यही वजह थी कि आपको अकेले हमने आमंत्रित किया। धन्यवाद निशांत जी, धन्यवाद शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बालाघाट में। शिक्षा विकास की सबसे बड़ी रीढ़ है और शिक्षा के बिना हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। बालाघाट जिले में जब हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा था तो मुझे शुरू से ही यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं दिख रही थी और हम लोगों ने बहुत छोटे से एक किराए के भवन से एक महाविद्यालय प्रारंभ किया था और उसके बाद नित नए आयाम छूते हुए हमारी समिति ने और हमारी टीम ने इस जिले में बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और उसके बाद एक बड़ा सपना जो महाकौशल के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना। सर जी, मैं बताना चाहता हूं कि महाकौशल में बालाघाट एकमात्र जिला है जहां पर सर्वप्रथम निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। निश्चित ही बालाघाट जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो काम किया है उसके परिणाम भी आप लोग देख रहे होंगे और दिखाई दे रहे हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला, कि शिक्षा के जो साथ साथ परिवहन और स्वास्थ्य एक बड़ी रीढ़ है विकास की। और मुझे लगता है कि जो पैसा हमारे बालाघाट जिले का बाहर जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य की बात करें, हम लोग पूर्णतः जो है नागपुर पे डिपेंड है और मुझे लगता है कि हमारे जिले से हर महीने करोड़ों रुपए जो है नागपुर जाता है। हमारे यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है और हम लोग अपने